अब आप बस पे कितनी बातें करते हो, आगे मतलब है महिलाओं वाले गुण आ गए तुम्हारे अंदर। थोड़ा कम बात करा करो, इतनी बात नहीं करते। चलो, टेंशन कम होता है बात करने से। वाह, अलग ही लेवल पे जी रहा है ये, बात करके ही टेंशन कम कर लेगा तो। अरे तेरा अच्छा, वो बजाया तो पानी ऐसे आगे। ठीक है, चलो, है ना। लास्ट क्लास में डिस्कशन हो गया था H2 हो गया। ठीक है, चलो अब इसके आगे अगले केसेस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। केस नंबर शायद 7 आई है ना। केस नंबर 8 की बात करें, अगर आपको दिया गया बेटा CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, और इसमें आपको बोला गया डाइपोल मोमेंट को सुनेगा, है ना। केस ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेप्शनल केस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे डिस्कस हो जाता है, बट मैंने अभी सबसे डिस्कस नहीं किया शायद, तो मैं बता देता हूँ, ध्यान सुनिए। CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, इसमें आपको डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। अब डाइपोल मोमेंट अगर कंपेयर करना है तो कैसे चेक करना होता है किसका डाइपोल मोमेंट 0 है और किसका डाइपोल मोमेंट 0 बात समझिएगा। किसका डाइपोल मोमेंट 0 है, मोमेंट 0 नहीं है, उसके लिए पहले आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर, और है ना, सभी में एक बात समझ में आ जाएगी स्ट्रक्चर देखकर कि किसी का भी डाइपोल मोमेंट एटलीस्ट 0 तो नहीं होगा। CH3Br और CH3I स्ट्रक्चर बना देते हैं एक बार। ठीक है, क्यों डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा? क्योंकि बेटा कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। ये तीनों इलेक्ट्रॉन का कार्बन की तरफ जाएगा और कार्बन फ्लोरीन को दे रहा होगा, तो ये सब एड अप हो जाएंगे। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन बन रही होगी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा? एड अप हो जाएंगे, और यहाँ पर भी सारे के सारे। तो यहाँ का डाइपोल तो ऊपर जा रहा है, CI का डाइपोल नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि C और I का EN अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? सेम, तो इसलिए हम वहां पर डाइपोल अभी नहीं दिखा रहे। बट फिर भी अगर वहां डाइपोल दिखाए तो उधर जाएगा, नहीं दिखाए तो कम से कम कैंसिल तो नहीं होगा, 0 तो नहीं होगा, इतना समझ में आना चाहिए। तो इसका डाइपोल मोमेंट है नॉट इक्वल टू 0, इसका डाइपोल मोमेंट है नॉट इक्वल टू 0, इसका भी डाइपोल मोमेंट है नॉट इक्वल टू 0, और इसका भी डाइपोल 0, सबका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। अब अगर डाइपोल, तो मैंने बोलता डेल्टा EN निकालेंगे। अब डेल्टा EN निकाले तो डेल्टा EN किसका निकाला जाए? पहले तो बॉन्ड सेम नहीं। अब बताइए CH बॉन्ड का डाइपोल का EN निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेम आएगा। तो हम डिफरेंट बॉन्ड जो है, डिफरेंट बॉन्ड कौन सा बेटा? कार्बन हेलोजन का CH बॉन्ड जो है वो डिफरेंट है, उसका EN निकालें। 4 - 2.5 आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2.5, यहाँ पर आ जाएगा 2.5, और यहाँ पर आ जाएगा 2.5 - 2.5। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.5 आ जाएगा, यहाँ अप्रोक्सीमेटली 0.3, और यहाँ पर वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0। इस हिसाब से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका आना चाहिए बेटा? CH3F, उससे कम होना चाहिए CH3Cl, उससे कम आना चाहिए CH3Br, और सबसे कम किसका आना चाहिए? CH3I। मैक्सिमम पार्ट में ये ऑर्डर सही भी है, लेकिन ये एक्चुअल ऑर्डर में क्या मिली है बेटा? इंटरचेंज मिली है। और इसमें जो ऑर्डर बन के आता है, एग्जैक्ट ऑर्डर बन के आता है, वो आता है CH3Cl, फिर CH3F, फिर CH3। अब इसको वैसे तो मैं आपको बोलूं तो कायदे की बात तो वही Q × D का ही है ना वैल्यू है, हमने तो डेल्टा, फिर भी समझिएगा यहां पर एक्चुअल में Q और D में से इन दोनों में बात करो, है ना। वैसे तो Q डोमिनेटिंग है, लेकिन इन दोनों में Q और D में से ज्यादा डोमिनेटिंग कौन है बेटा? D। अगर D डोमिनेट करेगा तभी ऑर्डर आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर Q डोमिनेट कर रहा होगा बेटा, यहाँ पर डेवलप होगा, यहाँ पर चार्ज कम डेवलप होगा, तो उस हिसाब से तो इसका डाइपोल ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है वो कम है, और इसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और जब डिस्टेंस डोमिनेट करेगा तभी इसका डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? ज्यादा। तो यहाँ पर अगर इसका रीजन पूछा जाए तो हम इसका रीजन क्या बोलेंगे? D इज डोमिनेटिंग, में D इज डोमिनेटिंग, और D डोमिनेट कर रहा है तभी, वरना हमेशा F को ही आगे होना चाहिए। इसी टाइप से मिलता जुलता, सपोज CH3Cl दिया गया, CH2Cl2 दिया गया, CHCl3 दिया गया, और CCl4 दिया गया, और बोला इसमें डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना। ध्यान सुनना, सबसे पहले बात डाइपोल मोमेंट में आपको ये चेक करना है कि किसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा
और किसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं, ये आ गया CH3Cl, ये आ गया बेटा CH2Cl2, यहां पर आ गया CHCl और यहां पर आ गया CCl4। अब एटलीस्ट CCl4 को देख के इतना तो समझ में आ जाता है कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, और बाकी तीनों को देख, बाकी तीनों का डायपोल मोमेंट क्या आएगा बेटा, नॉट इक्वल टू जीरो। अब बात सुनेगा, इसमें जब नॉट इक्वल टू जीरो है तो ध्यान से देखिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन किसको देगा बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन को। हाइड्रोजन देगा कार्बन को, हाइड्रोजन देगा कार्बन को। और कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ चली जाएगी, क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन की तरफ और क्लोरीन की तरफ। अब इसमें जीरो है, उसको तो हमने कहां रख दिया बेटा, मिनिमम पे, मतलब CCl4 तो कहां चला गया, मिनिमम। पर बाकी तीनों जिनका नॉट इक्वल टू जीरो है उसको कैसे कंपेयर करेंगे, डेल्टा ईएन से। अब डेल्टा ईएन यहां निकालने से कोई फायदा नहीं, CH डेल्टा ईएन सेम आएगा, CCl CCl डेल्टा ईएन सेम आएगा। तो यहाँ डेल्टा ईएन निकाल के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हम यहाँ पर स्ट्रक्चर से ही सॉल्व कर रहे होंगे। अब स्ट्रक्चर से सॉल्व करने का जो तरीका वो समझिएगा, जो एक्चुअल तरीका वो हम लोग यहाँ बात, कौन सा डेंसिटी किसमें जाके ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन देगा कार्बन को, कार्बन देगा क्लोरीन को, मतलब हाइड्रोजन की डेंसिटी किसमें ऐड हो रही है, क्लोरीन में, ऐसा मान के चलते। तो बेटा बताइए, एक क्लोरीन में कितना मैग्नीट्यूड जाके ऐड हो रहा है, 3 का, पर क्लोरीन बात करें। यहां 2 हाइड्रोजन कार्बन को क्लोरीन में बांट देगा, मतलब पर क्लोरीन एक ही हाइड्रोजन का मैग्नीट्यूड ऐड होगा। और यहां पर एक हाइड्रोजन ने कार्बन को दिया, कार्बन ने 3 क्लोरीन में बांट दिया, तो पर क्लोरीन 1/3 हाइड्रोजन का मैग्नीट्यूड ऐड होगा। जहां पर सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऐड होगा उसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, जहां पर मैग्नीट्यूड कम ऐड होगा वहां पर डायपोल मोमेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये ऑर्डर बन के आ जाता है, इसको नोट करें कंपाउंड्स के अंदर।
चलिए बेटा ना, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जितना भी कंपैरिजन अभी हम लोगों ने करा उसके आगे अब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के डाइपोल मूवमेंट के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये कंपैरिजन कैसे हो रहा है वो समझते हैं। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला पहला जब आप है ना 11th क्लास की एनसीईआरटी उठाएंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड के स्टार्टिंग में ही बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन आपको दे रखा है ना एनसीईआरटी के अंदर। तो वही हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इन तीनों का डाइपोल मोमेंट क्या मिलता है बेटा? जीरो। अब ये जीरो कैसे हुआ, एक बार बेंजीन के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं ताकि हमें आगे रेफरेंस लेने में आसानी रहे। कार्बन यहाँ पर 6 होते हैं। सारे कार्बन में वो जो पाए बॉन्ड होता है डिलोक्लाइज होता है, आप जानते हैं सबका हाइब्रिडेशन सेम है। और 6 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन। इस CH बॉन्ड का जो डाइपोल होगा बेटा वो इस CH बॉन्ड से कैंसिल होगा। इस CH बॉन्ड का जो डाइपोल होगा वो इस CH बॉन्ड से कैंसिल होगा, और इस CH बॉन्ड का जो डाइपोल होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? जीरो। आपको देखने को मिलेगी बेंजीन के बाद नैफ्थलीन में। और ध्यान से देखिएगा, ये जो रेड कलर के डॉट बना रहा हूं मैं, इनका इस बॉन्ड में कोई डाइपोल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर CC है और कार्बन का EN सेम है और कोई हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, इसमें तो कोई डाइपोल। बाकी जो बॉन्ड से वहां डाइपोल होगा, इसका CH का डाइपोल ये कैंसिल करेगा, इस CH का डाइपोल ये कैंसिल करेगा, इस CH का डाइपोल ये कैंसिल करेगा, इस CH का डाइपोल ये कैंसिल करेगा। नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पर भी ये वाले बॉन्ड में और ये वाले बॉन्ड में कोई डाइपोल नहीं होगा, और बाकी वही ऊपर नीचे वाला बॉन्ड कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला इससे और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये तीनों खुद ही बता रहे हैं कि हमारा डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो। ठीक है, तो ये जीरो है। ठीक, अब आगे बढ़ते बढ़िया समझ, आगे मत करना ऐसा नहीं तो। अभी देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर आता। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या है कि जब बेंजीन हटाया कोई फंक्शनल ग्रुप या दूसरा ग्रुप लगा दिया तो वहां पर उसको क्या बोला जाएगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब इसको देखिए, यहां पर ये CH बॉन्ड जो है वो इस CH से कैंसिल हो जाएगा, ये CH बॉन्ड जो है इस CH से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे CH है और ऊपर CO है, दोनों का कैंसिल नहीं होगा। आप जानते हैं फिनॉल इज अ पोलर सॉल्वेंट वगैरह वो सारी बातें आ जाती है। क्लोरोबेंजीन पोलर होता है, और टोल्यूइन भी आप जानते हैं पोलर होता है। आप देख सकते हैं ये CH इससे कैंसिल हो जाएगा, CH इससे, CH इससे, लेकिन CH CCl से कैंसिल नहीं होगा, CH CCH3 से कैंसिल नहीं होगा। अब आते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या हो गया? बेंजीन में से 2 हाइड्रोजन हटाए और 2 ग्रुप लगा दिया। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटी होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। पहले हम इंडिविजुअल पैरा पोजीशन आपको दिखाई गई है क्योंकि एग्जाम में मेनली पैरा पूछा जाता है। देखो पहले इस केस को देखो, ऑर्थो वाले को। एक बात क्लियरली समझ में आती है कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जीरो? क्योंकि आप खुद सोचिए, ये वाला CH इस वाले CH से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये वाला CH के सामने तो CCl है और इस वाले CH के सामने भी क्या है बेटा? CCl। कैंसिल नहीं होगा, तो डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। बाकी सारे पैरा 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 और पैरा पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे अपने ग्रुप भी क्या लगाए? से। तो देख के ऐसा लग सकता है कि सबका डाइपोल मोमेंट जीरो आना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ये वाला डाइपोल आपस में कैंसिल हो जाएगा, समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये CH इस CH से, ये वाला CH इस CH से, और ये CCl इस CCl से कैंसिल हो जाएगा। ये जीरो मिलेगा। क्यों मिलेगा? वही बात है, ये CH इससे, ये CH इससे, ये बात यहां और यहां भी वैलिड है। अब आप सोचिए, यहां की दोनों ग्रुप सेम है, लेकिन उनका डाइपोल ज्योमेट्री डिसाइड करें। और CN का जब आप यहां पर कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालोगे ना तो sp हाइब्रिडेशन आएगा, और sp हाइब्रिडेशन होने का मतलब है ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ ऐसा जुड़ा है लीनियरली, मतलब इस कार्बन के साथ ये एटम और एक लाइन में जुड़े होने चाहिए, लीनियर होने का मतलब है। यहां पर भी इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp आएगा, लीनियर ज्योमेट्री बनेगी, मतलब इस कार्बन से ये साइड एटम और ये साइड एटम एक लाइन बनेगी। अब देखो, इसका जो और इसका जो भी डाइपोल बनेगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, और अब ये कैंसिल हो जाएंगे, तो डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? जीरो। OH में भी ऐसा देखने में लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। OH OH तब कैंसिल होते हैं जब सीधे होते हैं। इसका शेप बनता है बेंट, इसका शेप बनता है बेंट, और अगर बेंट शेप बना है तो बेटा ये और ये डाइपोल आपस में कैंसिल हो ही नहीं सकते। अब किसी के माइंड में ये आ सकता है कि सर आपने दोनों OH बना दिए, इधर बना सकता हो, तो सर अब तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी भी ये कैंसिल नहीं होंगे। अभी आपको दिख रहा है कि ये आमने सामने, लेकिन ये आमने सामने, फिर भी आपके माइंड में आ जाए
कि नहीं सर हमको तो ऐसा दिख रहा है कि कैंसिल हो रहे हैं, तो फिर इसमें एक और बात होती है, इसमें होता है कन्फर्मर्स का खेल। एक वो है तो आपने एक को फिक्स कर दिया, दूसरे वेज को घुमाइए, कन्फर्मर्स बनाइए। तो ये वाला अगर आप कैंसिल कर भी दे रहे हो, जो कि नहीं होता है, फिर भी अगर आपने कर दिया तो ये वाले जो बाकी कन्फर्मर्स है ये कैंसिल नहीं होंगे। तो नेट इसमें डाइपोल रहेगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर फिर भी कैंसिल होगा, तो कर देना, तुम्हारी मर्जी। ठीक है। हाँ, अब एसएच की बात करें, ये भी सेम ओएच जैसी कहानी है। इसकी बेंड शेप बनेगा, बेंड शेप बनेगा तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आ जाएंगे इन दोनों के। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट केस पे। अभी हमने जो ऑर्थो मेटा पैरा की पोजीशनिंग देखी बेटा, इसी में अब हमें कंपैरिजन करना है कि ऑर्थो मेटा पैरा अगर आ जाते तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती, दो केस बनती कि आप जो डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स ला रहे हैं, मतलब जो दो ग्रुप लाने, दोनों ग्रुप या तो सेम या वो दोनों ग्रुप अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हो। सेम इंडक्टिव इफेक्ट होना चाहिए, ध्यान सुनना। ग्रुप सेम हो ये जरूरी नहीं है, हालांकि हमने यहां लिया सेम ग्रुप है, आपको एग्जाम में ऐसे ही आएगा, लेकिन सेम होना चाहिए। अगर एक प्लस आई दिखा रहा है तो दूसरा भी प्लस आई वाला होना चाहिए, और अगर एक माइनस आई दिखा रहा है तो दूसरा भी माइनस आई वाला होना चाहिए, भले ग्रुप अलग अलग हो चलेगा। इसी तरीके से यहां पर अगर एक प्लस आई है तो दूसरा कौन होना चाहिए बेटा, माइनस आई होना चाहिए। अब देखिए पहले हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, जब दोनों ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है बेटा, सेम। ये आपके सामने डाई सब्स्टिट्यूटेड में एक ऑर्थो बनाया, मेटा बनाया, पैरा बनाया, और हम जानते हैं क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है, तो ये इधर चला गया, इधर चला गया, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको जब भी कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले क्या देखना होता है कि किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है और किसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। क्या इसका डाइपोल मोमेंट समझ में आ रहा है, नॉन जीरो होगा, ये भी नॉन जीरो होगा, ये क्या होगा, जीरो। लेकिन एक बात बताइएगा, क्या पैरा पोजीशन पर अगर सेम ग्रुप हो तो हमेशा जीरो होगा? नहीं, अभी वो OH और SH वाला बताया, तो इसीलिए अभी इसको, ये है जीरो, लेकिन इसको भी अभी हम नॉन जीरो मान लेते हैं, ताकि इसके अलावा अगर कुछ और आ जाए तो कंपेयर तो करना पड़ेगा, तब आप जीरो मान के लास्ट में नहीं रख सकते, तो उस वक्त कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको भी अभी मान लीजिए सब नॉन जीरो। अगर सारे नॉन जीरो है तो अब आपको क्या करना होता है, डेल्टा EN निकालना होता है। अब डेल्टा EN किसका निकाले, एक बार बताइए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बताइए। Cl2, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। तो अगर C6H4Cl2 में आप CH बॉन्ड का डेल्टा EN निकालोगे तो सब जगह डेल्टा EN वही आएगा, और CCl का डेल्टा EN निकालोगे तो सब जगह वही आएगा, मतलब यहाँ डेल्टा EN निकालने से कुछ होने जाना नहीं है। फिर आप बताइए रिजल्टेंट का एक्चुअल फॉर्मूला कल आपको बताया था, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, ये होता है एक्चुअल रिजल्टेंट। तो मैंने कल भी बोला था आपको, इसी से निकलता है, क्योंकि हमारे पास Q और D का वैल्यू नहीं। अच्छा, अगर मैं Q इंटू डी लू तो यहाँ CH बॉन्ड का Q इंटू डी जो आएगा वो यहाँ भी आएगा, वो यहाँ भी आएगा, और CCl का जो Q इंटू डी आएगा वही वहां भी आएगा। इसका मतलब है CH बॉन्ड का Q1 इंटू D1 सेम है, और CCl बॉन्ड का Q इंटू D2 आपस में सेम है। तो जो μ1 निकलेगा यहाँ, वही μ1 यहाँ होगा, वही μ1 यहाँ होगा, जो μ2 यहाँ आएगा वही μ2 यहाँ आएगा, वही μ2 यहाँ आएगा। तो अल्टीमेटली बात किस पे चली जाएगी, थीटा पे। तो अब हमें रिजल्टेंट के लिए जो देखना है फैक्टर, वो देखना है कॉस थीटा। तो हम पहुंच गए कहां पर बेटा, कॉस थीटा के ऊपर। चलिए कॉस थीटा को पहचानना है तो पहले हमें एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल किसका निकाले, तो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, डाइपोल के बीच का एंगल निकालना है। तो अब देखिए ऑर्थो मेटा और पैरा में ये जो दोनों क्लोरीन आपको दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, तो आप देखिए दो वेक्टर का एंगल कैसे निकालते, दोनों के टेल को उठा के एक इस पॉइंट पे रख दिया तो ये एंगल अराउंड 60 डिग्री का बनेगा, और cos 60 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मतलब हाफ होता है, प्लस हाफ होता है। इसी तरीके से अगर इन दोनों को एक ही पॉइंट पे रख दें तो बेटा इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है 120 के अप्रोक्सीमेटली बनता है, cos 120 इज माइनस हाफ। और इन दोनों के टेल को अगर एक ही पॉइंट पे मिला दे तो वैल्यू जो बनता है एंगल का वो 180 बनता है, cos 180 डिग्री प्लस सॉरी माइनस 1, मैंने प्लस 1 लिख दिया, माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो cos थीटा नहीं देखना है, cos थीटा देखना, ध्यान रखना, थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत कर देना, क्योंकि cos का जो ग्राफ होता है वो इनवर्स ग्राफ होता है। तो आप देखिए अगर cos थीटा का वैल्यू ज्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, ज्यादा, और जिसका cos थीटा का वैल्यू सबसे कम है उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, कम। मतलब अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट सेम है तो ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आएगा और पैरा का डाइपोल मोमेंट सबसे कम आएगा।
जब आप इंडक्टिव इफेक्ट ऑपोजिट कर देंगे तो ये ऑर्डर भी घूम के ऑपोजिट हो जाएगा, वो भी हम लोग समझ लेते हैं कैसे हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर एक CH3Cl 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 1 2 1 3 1 4 मतलब ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा रखा है। CH3 आप जानते हैं प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, Cl क्या दिखाएगा बड़ा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। अब दोनों के वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो इसके टेल को और इसके टेल को अगर एक पॉइंट पे रखें तो ऐसा कुछ एंगल बन के आ जाएगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री, cos 120 डिग्री कितना आ जाएगा बड़ा माइनस हाफ। इसके और इसके टेल को अगर इस पॉइंट पे रख दें तो बेटा ऐसा कुछ एंगल बनेगा 60 डिग्री के आसपास, cos 60 प्लस हाफ। और इन दोनों के टेल को अगर एक पॉइंट पर रख दिया जाए तो ये ओवरलैप कर जाएंगे बेटा, और इसीलिए एंगल क्या बन जाएगा 0 डिग्री का। और आप देख सकते हैं इसका cos थीटा का वैल्यू सबसे कम है और इसका cos थीटा का वैल्यू +1 सबसे ज्यादा है, और जिसका cos थीटा का वैल्यू कम उसका डायपोल मोमेंट कम, जिसका cos थीटा का वैल्यू ज्यादा उसका डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा ज्यादा। तो ये ऑर्डर जो है ये लिखे हुए हैं, नोट करिए इसे, क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। पढ़ाई पे ध्यान दो, मन विचलित ना करें 17 जुलाई के बाद। हाँ कोई बात नहीं बेटा, अगले साल फिर कंट्रोल करना, तो अब हो जाएगा ना। हाँ छाप लिया, किस ले लिया? नहीं भी लिखा होता तो कौन सा मैं रुक जाता, मिटा नहीं था वो तो, है ना। चलो फटाफट, इसको 2 मिनट का टाइम है, फटाफट छाप लो, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पे। क्या बात करते रहते हो? थोड़ा दूर, बहुत जगह दूर दूर बैठा कर, क्या है ऐसे बिल्कुल चिपक के घर में बैठा, सर्दी भी नहीं है, थोड़ा दूर स्पेस मेंटेन कर रहा
कोई नहीं, मजा ले। अबे तू बेंजीन कैसी बनाता है बे? हैं? चले क्वेश्चन बोल रहा हूं, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल polar as well as planar? Which of the following molecule polar as well? ये चार ऑप्शन आपके सामने लिखे और इन चारों में कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है, और कौन प्लेनर और कौन नॉन प्लेनर, चारों चीजें हर किसी के लिए निकालने आप पहले पोलर पोलर कौन है, नॉन पोलर कौन है, प्लेनर कौन है, नॉन प्लेनर कौन है, फाइंड आउट करोगे, है ना? उसको डिस्कस करते हैं। प्लेनर कौन है, नॉन प्लेनर कौन है, पोलर कौन है, नॉन पोलर कौन है, ये है ना। पोलर नॉन पोलर किससे चेक होगा? डाइपोल मोमेंट से। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है वो नॉन पोलर, जिसका डाइपोल मोमेंट है वो पोलर। और प्लेनर नॉन प्लेनर किससे चेक होता है? हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखिएगा ना, हाइब्रिडाइजेशन में हमने सबके बारे में बात करी थी, कौन सी ज्योमेट्री प्लेनर होती है, कौन सी ज्योमेट्री नॉन प्लेनर होती है, तो वो डिस्कस करें। अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको तो पीसीएल 5 के बारे में हम लोग जानते हैं बेटा। पीसीएल 5 कैसा होता है? प्लेनर और नॉन प्लेनर की बात करो पहले। नॉन प्लेनर XeF4 कैसा होगा? प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर होता है, पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगी, नॉन प्लेनर। और ClF3 बनता है टी शेप, प्लेनर होता है। और अगर नॉन पोलर की बात करें बेटा, तो पोलर और नॉन पोलर के हिसाब से बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट से। इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, 0 होता है मतलब ये नॉन पोलर होगा। इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 होता है मतलब ये भी नॉन पोलर होगा। और बाकी जो दोनों है इनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है तो ये पोलर होता है। टी शेप वाला भी पोलर होगा। टी शेप वाला पोलर पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टी शेप जो बनता है वो एग्जैक्टली टी नहीं बनता है। वो कैसा टी बनता है बेटा? बेंट टी बनता है। ध्यान रखना है ना, ClF3 का स्ट्रक्चर जब हमने बनाया था तो कुछ इस तरह से टी शेप बना था। तो यहाँ पर फ्लोरीन 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 आया था, ये कैंसिल नहीं होंगे। और यहाँ पर लोन पेयर था और यहाँ पर भी लोन पेयर था। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बना था यहाँ पर, है ना, तो वो कैंसिल नहीं हो पाते। चलिए क्वेश्चन में फिलहाल क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पोलर एज वेल एज, तो पोलर एज वेल एज प्लेनर का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। और अब इन तीनों पे 3 टाइप के और क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग ही दिए थे आपको ऑलरेडी। which of the following species is non-planar and polar? Non-planar and polar, correct answer third. Non-planar and polar, correct answer is third. थर्ड क्वेश्चन लिखिए इसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉन प्लेनर एज वेल एज नॉन पोलर? नॉन प्लेनर एज वेल एज नॉन पोलर, करेक्ट आंसर फर्स्ट। नॉन प्लेनर एज वेल एज नॉन पोलर, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। और लास्ट क्वेश्चन जो इस पे फ्रेम हो जाएगा वो हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज प्लेनर एंड नॉन पोलर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज प्लेनर एंड नॉन पोलर, करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड। प्लेनर एंड नॉन पोलर, करेक्ट आंसर इज सेकंड। चलिए अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज the following molecule has maximum dipole moment? Which of the following molecule has maximum dipole moment? Maximum dipole moment, correct answer C. D वाला तो आपको दिख ही रहा है 0 होगा, और ABC वाला ये केस नंबर 2 जो आपके सामने लिखा है वही है ऑर्थो मेटा पैरा, तो पैरा का ज्यादा होगा क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप है वो ऑपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट में आपस में जुड़ जाएंगे, एडअप हो जाएगा। अच्छा अगर ये 5th वाले क्वेश्चन मिनिमम डाइपोल मोमेंट किसका हो? डी। और ऑर्डर बनाने को बोलते तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, सबसे कम कौन होगा? डी।
उससे ज्यादा बी, उससे ज्यादा सी। ऑर्डर बना लीजिएगा, डी ए बी सी, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डी ए बी सी। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम और ऑर्डर का, तो तीनों क्वेश्चन इसी में सॉल्व होंगे, डी ए बी सी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की लिखिएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पोलर। दोस्तों को नंबर नहीं देना चाहिए, है ना, परेशान करते कंपनी, कंपनी ठीक है, चलो स्पैम कॉल। चलो, विच ऑफ द सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर, आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन है ना, NH3, ClF3 और POF3, सारे के सारे पोलर हैं, जो है उनके लिए पोलर नॉन पोलर के बेस पे सी वाला ऑप्शन जो बन जाएगा। बाई चांस आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 लिख लो, लिख लो, लिखो आराम से, लिखो, कल सारा वसूल किया जाएगा सर। लिखो, जल्दी लिखो, नहीं 17 जुलाई नजदीक ही है। डी लिखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं, फिर एक्स्ट्रा क्लास लिखा, ये थोड़ी मतलब होता है हो गया, लिखो सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर, नॉन पोलर। करेक्ट आंसर सेकंड, PCl5, SF6, IF7, जीरो लोन पेयर, ऑल साइड एटम सेम, डाइपोल मोमेंट जीरो। अभी अगर ये जो बचे हुए दो ऑप्शन है A और D, इनके लिए भी अगर क्वेश्चन फ्रेम करना हो, लिखने की जरूरत नहीं, बट सुन लीजिएगा, जैसे PCl5, NH3 और ClF3, फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखिए, एक नॉन पोलर है पहला, बाकी दोनों क्या है, पोलर। तो ऐसा बोल सकता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज देयर इज वन पोलर एंड टू नॉन पोलर स्पीशीज, या देयर इज वन नॉन पोलर एंड टू पोलर स्पीशीज टाइप के भी क्वेश्चन बना सकता है, तो वो A और D टाइप के ऑप्शन में फिट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, which of the following molecule is polar and contains which of the following molecule is polar and contains polar as well as non-polar bonds, which of the following molecule is polar and contains polar as well as non-polar bonds? The option is H2O2. Correct answer is H2O2। किस तरह से आंसर हो जाएगा तो उसके ऊपर डिस्कशन एक बार कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। H2O2 में जब स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, तो आप जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, इसमें ये मॉलिक्यूल तो पोलर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाले बॉन्ड में कोई पोलैरिटी नहीं होगी, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कैसा बन जाएगा, पोलर। ये वाला बॉन्ड भी कैसा है, पोलर। तो इसमें तो कोई पोलैरिटी नहीं, इसकी पोलैरिटी ऐसी जा रही है और इसकी पोलैरिटी ऐसी जा रही है, और ये आप नहीं होंगे, तो मॉलिक्यूल पोलर है और इसके बॉन्ड पोलर भी है और नॉन पोलर। OO का बॉन्ड कैसा आएगा, नॉन पोलर, और OH का बॉन्ड कैसा आएगा, इसमें पोलर। ये दोनों बातें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब अगला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT बोल देते हैं शॉर्ट में। अब इस थ्योरी के लिए जो है ना, जो हमें यूज करना है सिलेबस में, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और इसका जो स्कोप है वो कितना ज्यादा है या कितना कम, डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में कुछ कुछ लाइनें NCERT में दे रखी है, जिसकी जानकारी होना जरूरी होती है। सबसे पहला पॉइंट ये कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने सिलेबस में ये पढ़ा था, केमिकल बॉन्डिंग में हर चीज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे, कौन सी चीज डायटोमिकली अप्लाई होगी और कौन सी चीज पॉलीएटोमिकली अप्लाई होगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हर तरह के मॉलिक्यूल पे अप्लाई
एटॉमिक हो, चाहे वो पॉली एटॉमिक हो, चाहे कैसा भी हो, पर हमारे सिलेबस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक के लिए पढ़नी है। तो ये बात अपने दिमाग डायटोमिक में भी लगता है और पॉली एटॉमिक में भी लगता है। इसका जो मतलब आगे अगर हम लोग बात करें हायर क्लासेस की, तो वहां पर इसका स्कोप बहुत ज्यादा वास्ट है, सारी चीजें आगे जाके। और ये मतलब ऐसा बोला जाता है कि अभी तक जितनी भी थ्योरीज है उनमें सबसे बढ़िया और सबसे है ना सूटेबल जो थ्योरी है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है। लेकिन हाँ, हमें हमारे सिलेबस में जरा सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना होता है, और वो उसमें क्या पढ़ना होता है, डायटोमिक के बारे में पढ़ना होता है। डायटोमिक में भी जब आप पढ़ेंगे तो डायटोमिक में दो सिनेरियो क्रिएट हो और एक हेट्रोडायटोमिक। हमारे सिलेबस में केवल होमोडायटोमिक का सीरीज है, और हम लोग हेट्रो को भी होमो से सॉल्व करते रहे, जो कि गलत है। पहली बात ये पता होना चाहिए। तो हमारे सिलेबस में जो दो सीरीज आप पढ़ते हो 14 इलेक्ट्रॉन तक या उससे आगे वाले इलेक्ट्रॉन तक, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, होमो डायटोमिक के लिए, वो हेट्रो के लिए भी वैलिड नहीं है। आप गलत करते हैं, अगर आप उससे सॉल्व करते हो तो गलत करते हैं। बस हमारी खुशकिस्मती ये है कि आंसर मैच हो जाए, हमारी खुशकिस्मती है कि आंसर मैच हो जाते हैं, और इसलिए लेकिन एक्चुअल में दोनों की सीरीज अलग अलग होती है। क्यों अलग होती है उसके ऊपर बात करेंगे। पहले एमओटी की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें यहाँ पर सिलेबस में, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। याद करिए, वीबीटी के टाइम पर मैंने आपको बोला था कि डायटोमिक के लिए हमारे पास दो थ्योरी रहेगी, एक तो वीबीटी और एक एमओटी, है ना। तो अब एमओटी ध्यान रखना, लगता पॉली एटॉमिक में भी, लेकिन हमें पढ़ना केवल डायटोमिक, इसलिए हम जो भी बोलेंगे वो डायटोमिक के रेफरेंस में बोलेंगे, और ये पॉली एटॉमिक में भी अप्लाई हो सकता है। स्टेटमेंट वगैरह आ जाए कि भाई एमओटी क्या सिर्फ डायटोमिक में लगता है या पॉली एटॉमिक में लगता है, तो पता होना चाहिए कि पॉली एटॉमिक में भी इसका एप्लीकेशन होता है। अभी देखिए एमओटी की बात करें, हमारे सिलेबस में जब भी डायटोमिक स्पीशीज आएगा, बीबीटी के टाइम पे मैंने बोला था क्वेश्चन बनेगा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी का, और वहां पर बोला था सिग्मा से सिग्मा का कंपैरिजन हो या पाई से पाई का कंपैरिजन हो, तो आप किससे सॉल्व कर रहे थे, बीबीटी से। लेकिन अब यहाँ पर भी हम डायटोमिक में वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ। इसके अलावा यहाँ पर हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा, ये सारे क्वेश्चन थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे जो बीबीटी में आपने यहाँ पर आएंगे। लेकिन हाँ, जो बीबीटी में आप निकाल रहे थे, मतलब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, लेकिन हमें कैसे बात है कि कब बीबीटी लगाना है, कब एमओटी लगाना है, तो बीबीटी में मैंने बहुत सिग्मा से सिग्मा या पाई से पाई हो तो बीबीटी लगाना है। और यहाँ पर अब एक बात समझे, अगर आपको कोई भी डायटोमिक स्पीशीज दे दे और वो 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन का डायटोमिक स्पीशीज हो, कितना हो, 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन का कोई डायटोमिक स्पीशीज अगर सिलेबस में देता है, तो आप उसके लिए एमओटी लगा दीजिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में डायटोमिक में भी एमओटी केवल 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन तक के लिए ही स्पेसिफाइड है। तो हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। पहले एक काम करें, स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, कब कब लगाना है, क्या क्या फाइंड आउट कर रहे होंगे वो लिख लीजिएगा। टू डिटरमाइन bond strength, bond energy, bond stability, to determine bond energy, bond strength, bond stability, comma bond length, bond energy, bond strength, bond stability, bond length in diatomic species, in diatomic species having 1 to 20 electrons, diatomic species having 1 to 20 electrons, having 1 to 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन का कोई भी डायटोमिक स्पीशीज आ जाए, उसके लिए आप एमओटी क्या आती है कि एमओटी की जरूरत क्यों पड़ी। तो बीबीटी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, के लिए हमें एक नई थ्योरी बनानी पड़ी, और वो नई थ्योरी क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और वो ड्रॉबैक्स क्या थे उसके ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत सारे ड्रॉबैक्स है वैसे तो, पर उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर। टू को अगर हम लोग वीबीटी से समझने जाए तो बेटा ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन बनता है 1s2, 2s2, 2p4। और आप देखिए बॉन्डिंग में हमेशा कौन पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस। अभी ये पार्टिसिपेट करेगा तो इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाए तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, ये 2s2 है, ये 2p4 है। अब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2। और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी पेयरिंग के लिए क्या बनता है, और हम जानते हैं O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ये तो एक ऑक्सीजन हुआ, अगला ऑक्सीजन जो होगा, दूसरा ऑक्सीजन एटम, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन यही तो होगा। तो उसका भी अगर हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम दिखाएं तो दूसरे वाले का भी ऑर्बिटल डायग्राम कुछ ऐसा ही बन के आ रहा है। और इसके पास भी 2 अनपेयर्ड, इसके पास भी 2 अनपेयर्ड,
इसने इसके साथ पेयरिंग कर ली, इसने इसके साथ पेयरिंग कर ली, और इस तरह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का क्या बन गया बेटा, डबल बॉन्ड बन गया। जैसे ही ये डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड तो सही है, इतना तो होता ही है, लेकिन क्या अब अनपेयर्ड की पेयरिंग हो गई है या नहीं हो गई है बेटा, हो गई। अगर अनपेयर्ड की पेयरिंग हो गई है तो ये स्पीशीज डायामैग्नेटिक होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए क्योंकि पेयरिंग हो चुकी है। लेकिन रियलिटी में जब O2 को चेक किया गया तो ये डायामैग्नेटिक नहीं मिला, ये कैसा मिला बेटा, पैरामैग्नेटिक। अब जब ये पैरामैग्नेटिक मिला तो उसमें भी एक बात, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकले तो कैसे पता चला दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कभी भी कोई अनपेयर्ड होता है तो उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है, और इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 2.8 आया, उसको देखकर पता चल जाता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, तो दो अनपेयर्ड है। अगर से चलूं तो ये तो डाया होना चाहिए था, जबकि वास्तविकता में अगर हम लोग बात करें, एक्चुअल में बात करें, रियलिटी में बात करें, तो इसके पास क्या है बेटा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये समझाया कैसे जाए, तो ये वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो फिर एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम इसका डायग्राम बनाएंगे, एमओ डायग्राम बनाएंगे, वहां पर ये बात जस्टिफाई भी हो जाती है, आपको पता भी होगा कि इसके अंदर जब सीरीज बनाते हैं O2 का, तो पाई स्टार 2px टू पाई स्टार 2py1 सीरीज जाके रुक जाती, मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। इसके अलावा ये तो ड्रॉबैक क्या है, इसके बारे में लिखवाता हूं। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि वीबीटी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं करता। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं करने का सेंस क्या, वीबीटी ये मानता था कि अगर एक अनपेयर्ड है, वीबीटी में बॉन्डिंग क्यों हो रही थी, अनपेयर्ड की पेयरिंग के लिए, ओवरलैपिंग के लिए। तो अगर किसी के पास एक अनपेयर्ड है तो वो एक के साथ पेयरिंग करेगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल। अगर दो अनपेयर्ड है तो दो के साथ पेयरिंग कराएगा तो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड या दो बॉन्ड बना लेगा। तीन अनपेयर्ड है तो तीन बॉन्ड, वहां पर 1.5 बॉन्ड, 1.33 बॉन्ड, 1.75 बॉन्ड जो हमने रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन में देखे थे, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, वो वीबीटी के बस की बात नहीं, पर एमओटी उसको भी एक्सप्लेन कर देता है, और इसीलिए जाता है करंट सिनेरियो में। चलिए पहले बात करते हैं एमओटी के बारे में। ये जो O2 का सिनेरियो है ये लिखवा दे रहा हूं आपको, थ्योरी के फॉर्म में लिखेगा। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, O2 molecule being, according to VBT, O2 molecule should have been diamagnetic, but in reality, it is found to be paramagnetic. With two unpaired electrons. But in reality, it is found to be paramagnetic with two unpaired electrons. With two. तो ये बात हो गई बेटा कि एमओटी इस बात को एक्सप्लेन करेगा, लेकिन वीबीटी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था फिलहाल तक। वो अब हम एमओटी में देखेंगे क्या करना है इसके साथ। आगे देखते हैं, के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। तो हमने देख लिया, अब एमओटी में पोस्टुलेट्स का क्या है। मैंने आपको क्या बोला कि एमओटी डायटोमिक में भी लगता है, पॉलीएटॉमिक में भी लगता है, और डायटोमिक में भी होमो का सीरीज अलग होता है और हेटेरो का सीरीज अलग होता है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्पेसिफिकली होमो डायटोमिक पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर समझा देता हूँ कि किस तरह से काम चल रहा होगा होमो और हेटेरो में डिफरेंस का। एक बात सुनिएगा, हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग होता था प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का, एमओटी में भी मिक्सिंग होगा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का। ये बात समझिएगा। हमने एक टॉपिक पढ़ा, एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ फिजिकल केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पॉलीज रूल, हंट्स रूल, ऑफ-बाउ रूल पढ़ते हैं। वहां पर आप एनर्जी का फीलिंग समझते हैं, वहां आप इलेक्ट्रॉन का फीलिंग समझते हैं, और वहां का नाम क्या बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग आपने करी, 1s 2s 2p वगैरह वगैरह, वो सब एटम के रिस्पेक्ट। पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलता है कि अगर ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ने मिलकर O2 बनाया, तो जो आप ऐसे लिखते हो ना 1s2 2s2 2p4, ये तब तक सही है जब तक आप एटम की बात करते हैं। ये 1s2 2s2 2p4 तब तक सही है जब तक आप एटम की बात करो। जैसे ही ये मॉलिक्यूल बन गया, ये खत्म हो चुका, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुके हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल बचे ही नहीं है। तो ये क्या बोलता है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे ना बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या हो, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होकर ये क्या बना लेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे। और हाइब्रिडाइजेशन में जैसा हम पढ़ते थे कि जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही क्या बनेंगे बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर भी ऐसे ही होगा
जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही क्या बनेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आ रहे होंगे। पर मान लो अगर एक 1s मिक्स किया और किया, अभी मैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, यहां पर आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन का है और यहां पर भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन का है, तो जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए क्या बनेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आएंगे उनमें से आधों की एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा और आधों की एनर्जी इन एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी। तो हम जब एमओ डायग्राम बनाते हैं तो आपको पता होगा कि हम इस तरह का डायग्राम दिखाते हैं और इसका मतलब यहां से यहां जाने की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो ये एनर्जी लेवल किसका है बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल का। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, दोनों के मिक्सचर से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, बट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने उसमें कुछ की एनर्जी, आधों की एनर्जी कम और आधों की एनर्जी ज्यादा। आधे कहने का मतलब स्पेसिफिकली अगर दो मिल रहे हैं तो एक की एनर्जी कम, एक की एनर्जी ज्यादा। जिसकी एनर्जी कम होती है उसको बीएमओ बोला जाएगा और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको एबीएमओ बोला जाएगा। अभी ये सब कैसे क्या बनेगा वो सब लिखवाऊंगा, वो समझाऊंगा, सुनते जाइए। अभी जो बता उसकी एनर्जी कम, बीएमओ जो है वो मॉलिक्यूल स्टेबलाइज करता है, जो एबीएमओ वो मॉलिक्यूल को डीस्टेबलाइज करता है। ये सारी बातें दे रखी, क्यों करेगा कैसे करेगा वो सब डिस्कस करेंगे अभी। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो वही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो सकते हैं जिनकी एनर्जी और सिमेट्री सिमिलर हो। ये बात बहुत जरूरी है, जिनकी एनर्जी और सिमेट्री सिमिलर हो। देखो अगर मैं यहाँ O और यहाँ O ले रहा हूं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, O2। अभी बताइए, मैंने जो एटम्स मिला के डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाए, डायटोमिक है, हेटेरोडायटोमिक है, होमोडायटोमिक। जब ये होमोडायटोमिक है ना, तो ऑक्सीजन का जो 1s होगा और ऑक्सीजन का जो 1s होगा, क्या उनका एनर्जी लेवल सेम होगा या नहीं होगा, होगा। लेकिन समझना इस बात को कि अगर एक एटम ए है और एक एटम बी है, तो एटम ए का अगर 1s यहां है तो जरूरी नहीं है कि एटम बी का 1s भी उसी लेवल पे हो, क्योंकि दोनों एटम अलग अलग है। और जैसे ही एटम बदल जाएंगे, हेटेरोडायटोमिक की तरफ जा रहे हैं, जब ये मिलकर ए बी बनाएगा तो इनका लेवल सेम होना जरूरी नहीं है। मान लो मैं यहां पर एक कंडीशन से आपको समझाता हूं, इसका ईएन मान लो ज्यादा है और इसका ईएन मान लो कम है, तो क्या होता है कि जिसका ईएन ज्यादा होता है ना उसके ऑर्बिटल लोअर एनर्जी यहां होगा इसका 1s, और जिसका ईएन कम होता है उसका ऑर्बिटल हायर एनर्जी पर रिसाइड करता है। मतलब अगर इसका 1s यहां है तो इसका 1s यहां होगा, हायर एनर्जी पे होगा। तो अगर इसका 1s और इसका 1s आप देखो, तो अगर एनर्जी सेम होती तो इनको मिक्स करना आसान होता, लेकिन अभी एनर्जी डिफरेंट है। एनर्जी डिफरेंट में भी दो बातें होती कि एक तो ऐसा डिफरेंस हो जो कि कंपेरेबल हो ऑलमोस्ट, तो भी मिक्स हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा डिफरेंस होता है ना, अब उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे समझा नहीं सकते, हम तो डायग्राम में ज्यादा ऊपर नीचे कर देना, बट वो वैल्यू पे डिपेंड करता होगा। तो अगर आसपास वाले 1s है तो मिक्स हो जाएंगे क्योंकि एनर्जी कंपेरेबल है। लेकिन अगर एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है ना, मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि 1s के साथ ही मिक्स होगा, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, केस पे डिपेंड करता है। होमोडायटोमिक में ये बात हमेशा वैलिड होगी क्योंकि इनके एनर्जी के लेवल क्या होंगे, सेम। लेकिन यहां समझिएगा, अगर मान लो इसका 1s यहाँ है और इसका 1s यहाँ है, तो इसका 1s और इसका 1s मान लो बहुत ज्यादा गैप है, मिक्स नहीं हो रहा, बताइए इसके 1s के ऊपर इसका कौन होगा, 2s, और इसके 2s के ऊपर इसके कौन होंगे, 2p। तो अब यहां पर सोचिए, अगर ये 2s को मैं थोड़ी देर के लिए यहां बना दूं, मान लीजिए इसका, तो अब 1s के साथ 1s को मिक्स करना तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन क्या 1s और 2s की एनर्जी लेवल अप्रोक्सीमेटली सेम दिख रही है आपको, यस। तो इस बार 1s से मिक्स नहीं होगा, 1s 2s से मिक्स होगा। तो हमेशा वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो सकते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल या ऑलमोस्ट सेम हो और उनकी सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए, सेम। केवल और वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके एमओटी और ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहली बात अपन ने समझी। अब ये मैं आते हैं आपको पोस्टुलेट के, आगे बात करते हैं। पोस्टुलेट हेडिंग डालिएगा, पोस्टुलेट 4-5-6 पॉइंट है, वो लिखते जाइए, फिर आगे डिस्कशन। पहला पॉइंट लिखिएगा, when two atomic orbitals combine with each other, when two atomic orbitals combine with each other, then they form two molecular orbitals,
out of which one is having lower energy than atomic orbital. One is having lower energy than atomic orbital. And the other having higher energy than atomic orbital. Higher energy than atomic orbital. Second point लिखें. The MO with lower energy, the molecular orbital with lower energy, is called BMO. It's called BMO. And the MO with higher energy, is called ABMO. It's called ABMO. अगला पॉइंट लिखें. Only those atomic orbitals can combine which have almost similar energy and symmetry. Almost similar energy and symmetry. Okay. Like atomic orbitals, in molecular orbitals also, electrons are filled using Aufbau, Pauli and Hund's rule. Aufbau, Pauli and Hund's rule. Next point लिखें. In atoms, the electron cloud is under the influence of a single nucleus, whereas in molecules, the electron cloud is under the influence of two nucleus. Under the influence of two nucleus. चलो बेटा ना, अब ये कुछ है. अब इसके आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि क्या इन पॉइंट्स में आपको जो लिखाया गया उसमें क्या क्या बातें. इनमें से मैक्सिमम बातें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने वही एटॉमिक ऑर्बिटल सिमेट्री क्या होगी, सेम. जो दो ऑर्बिटल बन के आएंगे उनमें से आधों की एनर्जी कम, आधों की एनर्जी ज्यादा. जिसकी एनर्जी कम होगी वो बनेगा बीएमओ, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या बनेगा, एबीएमओ. और एक पॉइंट आप यहाँ पर और ऐड कर लीजिएगा, चाहे स्टेबलाइज करेगा और एबीएमओ क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा. अभी क्यों करेगा वो डिस्कस करते हैं. लिख लीजिए, पोस्टुलेट और लिख लीजिए. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बीएमओ stabilize the molecule, whereas electrons present in ABMO destabilize the molecule. चलिए
अभी ये हम लोगों ने पोस्टुलेट तो लिख ली है, अब इस पोस्टुलेट के आगे है ना पूरा एमओ डायग्राम जो है उसको कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या पॉइंट्स, ये जो मैं अभी आपके सामने बना रहा हूँ ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। हालांकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता डायरेक्टली, लेकिन हाँ एनसीईआरटी में गिवन है, आने को कभी भी आ सकता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। दो तरह के नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। तो पूरा एमओ डायग्राम जो है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब ये वेव नेचर के ऊपर बेस्ड है पहली बात। तो इसमें क्या बोलता है कि जो दो एटम है ना, सपोज एक एटम ए है एक एटम बी है, दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं एबी, तो ये दोनों जो होते हैं इनके जो वेव्स होते हैं वो दो तरह से टकरा सकते हैं, एक तो ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर सकते हैं और एक ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो जब ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करते हैं तो बेटा फॉर्मेशन होता है वो बीएमओ का फॉर्मेशन होता है, और जब ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करते हैं तो फॉर्मेशन किसका होता है, इसको मैं पहले थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको लिखा रहा हूं, फिर ग्राफ के ऊपर आते हैं। पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं, अब हम इसका जो है ना अजम्पशन है उसको लेके चलें। लिखेगा इफ एटम ए एंड बी having wave function psi a and psi b, having wave function psi a and psi b, psi लिखना आता है त्रिशूल, psi a and psi b, b silent है, निमोनिया है ना, psi a and psi b combine with each other form a diatomic molecule, फुल स्टॉप। ठीक है, अब लाइन चेंज करें, लिखें A and B can come together, A and B can combine with each other in phase ब्रैकेट में same phase, combine with each other in phase ब्रैकेट में same phase, then constructive interference occurs, and BMO is formed. Then constructive interference occurs and BMO is formed. And the resultant wave function of BMO is psi A plus psi B. Resultant wave function of BMO is psi A plus psi B. लाइन चेंज करें, when A and B combine, out phase, ब्रैकेट में opposite phase, then destructive interference occurs, and ABMO is formed. Having resultant wave function, psi A minus psi B. चले, अब ये जो अभी आपको लिखाया गया है इसको यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से हम लोग समझ रहे, देखिएगा सपोज एक एटम ए एक एटम बी, अब यहाँ पर दो चीजों के ऊपर बात होगी बेटा, एक तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं साई की और फिर हम लोग बात करेंगे साई स्क्वायर की। साई को बोला जाता है वेव फंक्शन और साई स्क्वायर को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ध्यान सुनो, वेव फंक्शन की बात करें, वेव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। मान लो ये ए का वेव है जो उसको हमने बोल दिया साई ए, और बी का जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड को हमने क्या बोल दिया बेटा, ये साई बी। दूसरी बात, डायग्राम में ये देखो, ये सारे जो डायग्राम बने, मैंने ओवरलैपिंग के टाइम पर भी आपको प्लस माइनस लिख के बताया था, वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, प्लस और माइनस। ये प्लस और माइनस देखो ध्यान से, प्लस को न्यूक्लियस और माइनस को इलेक्ट्रॉन समझने की भूल ना करें। यहाँ पर प्लस और माइनस यहाँ पर फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फेस। अभी मान लीजिए इस वेव को देखें तो यहाँ पर इसका क्रेस्ट है, तो इसका भी क्रेस्ट है,
इसका यहाँ ट्रफ है तो इसका भी ट्रफ है, इसका क्रेस्ट है तो इसका भी क्रेस्ट है, मतलब सेम फेज में, तो इसका ट्रफ है और इसका ट्रफ है तो इसका क्रेस्ट है और इसका क्रेस्ट है तो इसका ट्रफ है। ये क्या आ रहे हैं? ऑपोजिट। अगर वेव सेम फेज में है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ऑपोजिट फेज में तो क्या होने वाला है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो ऐड हो जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट बन रहा है ना, ये रिजल्टेंट जो हम दिखा रहे हैं, ये ए और बी के एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, और जब ये मिल गए तो यहां पर जब ये सेम फेज में टकराए तो बीएमओ का फॉर्मेशन हुआ है। और ये बीएमओ का जो वेव फंक्शन बन रहा है, साई बीएमओ जो बन रहा है, दैट विल बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। जबकि अगर ए और बी के ऑर्बिटल के जो वेव फंक्शन है वो ऑपोजिट फेज में टकरा रहे हैं, तो बेटा अगर ये साई ए है और अगर ये साई बी है, ध्यान सुनना, अब मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लिया कि ये साई ए का एम्पलीट्यूड ज्यादा है और साई बी का एम्पलीट्यूड कम है, क्योंकि अगर बराबर एम्पलीट्यूड लूंगा तो यहाँ फ्लैट लाइन बन जाएगा तो समझाना नहीं हो पाएगा, इसलिए एम्पलीट्यूड ज्यादा, इसका एम्पलीट्यूड कम है। तो जब ये टकराएंगे तो ग्राफ अल्टीमेटली इसके हिसाब से आएगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या था? ज्यादा। तो ये जो बन के आया ना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ऑपोजिट फेज से, ये फॉर्म करता है एबीएमओ को। तो रिजल्टेंट वेव फंक्शन आएगा वो आएगा साई ए माइनस साई। तो पहले आपने जहां तक लिखा उसके आगे ये पॉइंट आप नोट करें, पहले दोनों ग्राफ को नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, है ना। अब ये दोनों वेव्स को रिप्रेजेंट करने के बाद अब ध्यान सुनना, अभी आपको कुछ पॉइंट लिखाए गए कि जो बीएमओ होता है वो लोअर एनर्जी पे होता है, एबीएमओ हायर एनर्जी पे होता है, और बीएमओ क्या करता है? स्टेबलाइज करता है, और एबीएमओ क्या करता है? डिस्टेबलाइज करता है। उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ध्यान सुनो। मैंने अभी आपको एक बात बोली कि साई रिप्रेजेंट करता है वेव फंक्शन को और साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। ध्यान सुनना बेटा, साई बीएमओ जो है इसका मैग्नीट्यूड आया है साई ए प्लस साई बी, और साई एबीएमओ जो है इसका मैग्नीट्यूड आया है साई ए माइनस साई बी। ध्यान सुनो, ये आपने वेव फंक्शन निकाला, पर ये तो वेव फंक्शन किसका हो गया बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। लेकिन अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है वो समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या बताता है? फंक्शन का मतलब तो सीधा सीधा एक मैथमेटिकल टर्म है जो आप बचपन में पढ़ते थे, fx = x² - 2x प्लस, है ना, इस तरह से। ये तो एक मैथमेटिकल टर्म होगी। ये फंक्शन क्या बताएगा? ये प्रोबेबिलिटी बताएगा। किसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा? डेंसिटी की। किसकी डेंसिटी की? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या ऑर्बिटल की डेफिनेशन यही होती है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिटल। तो आप सोचिए, हम लोग ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, और अब इसमें कहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी, कहां खराब होगी, उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? डेंसिटी फंक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? साई स्क्वायर। तो अगर हम इसका साई स्क्वायर निकालें तो हमें बीएमओ और एबीएमओ में मिलने वाले इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का कहानी समझ में आ जाएगा। ध्यान सुनेगा, अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है तो मुझे एक्चुअल में इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर मुझे इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, ये माइनस बी होल स्क्वायर है। तो आई होप इतना समझ में आ जाता है कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको देखें, ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी बता रही है। तो बताओ यहां पर ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है तो कॉमन है दोनों। इसमें कॉमन टर्म में हम कुछ ऐड कर रहे हैं और उसमें कॉमन टर्म में से हम वही चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बताइए वैल्यू किसकी ज्यादा है, ऊपर वाले की नीचे वाले के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पर पीडीएफ की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पर पीडीएफ की वैल्यू कम है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। बहुत ध्यान सुनते हैं। अभी आपको एक पॉइंट लिखाया था मैंने पोस्टुलेट में कि जब एटम होता है ना, तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर केवल एक न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होता है। और जब आप डायटोमिक मॉलिक्यूल बना रहे हो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा। तो ये दो न्यूक्लियस बनाए मैंने। ये यहाँ पर ये देखो, जितनी जगह मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये डॉट वॉट जो भी है ये सब क्या बता। और आप सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि इन दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ डेंसिटी भरपूर मिलेगी। दो टर्म यूज होगी यहाँ पर डायग्राम के बीच में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरपूर और दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेग्लिजिबल। तो आपको समझ में आना चाहिए, जब भरपूर डेंसिटी की बात कर रहा हूं मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, बीएमओ की बात कर रहा हूं। और यहां पर क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो गया है, दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न के बराबर मिलेगी, नेग्लिजिबल मिलेगी। अब एक बात सुनना, इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि यहां पर इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और बीच में है भरपूर नेगेटिव चार्ज। तो क्या इस प्लस के पास अट्रैक्शन करने के लिए भरपूर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? जब प्लस और माइनस ज्यादा होंगे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो यहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, और जब एनर्जी रिलीज हो गई इसका खुद का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। और जिसकी खुद की एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। इसका मतलब यह है कि बीएमओ में आने वाला इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। और याद करिए मैंने बोला था जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक लोअर एनर्जी का, लोअर वाले को क्या बोला था, बीएम। लोअर एनर्जी वाले को क्या बोलेंगे, बीएम। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट तो करना चाहता है पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहां पर अट्रैक्शन गया बाढ़ में, ये न्यूक्लियस करने लगेंगे रिपेल। और जब रिपल्शन, तो जब अट्रैक्शन होता है एनर्जी कम होती है, तो जब रिपल्शन होगा तब एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहां पर एनर्जी कम होने के बजाय बढ़ जाएगी, इसीलिए एबीएमओ कहां चला जाता है, ऊपर। और अगर किसी की खुद की एनर्जी ज्यादा है तो वो स्टेबलाइज करेगा। ये पूरी कहानी है जो आपको बताई है, ठीक है। तो अब अपने को ये समझ कि जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन भरपूर है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए बीएमओ बन रहा है। दो न्यूक्लियस के बीच में मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए एबीएमओ का फॉर्मेशन हो रहा है। आइए इस डायग्राम की तरफ आते हैं। अब यहां पर ये जो डायग्राम आपको बताई जा रही है, डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं पहले मैं वो आपको बता दूं। मैंने आपको बोला हमारे से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन का बीएमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। बेटा 20 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने डब्बे चाहिए, क्योंकि एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन होते, दो। और अपने पास एटम कितने हैं, दो। तो इसका 1s, इसका 1s, इसका 2s, इसका 2s, इसका 2px, इसका 2px, इसका 2py, इसका 2py, और इसका 2pz, और इसका 2pz। ये टोटल कितने डब्बे, 10। दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। इस तरह से जब मिलेंगे 10 और वो जो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो 20 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए सफिशिएंट होने वाले हैं। अब हम उसी की बात करें, और यहां पर ध्यान सुनना, हमने अभी किसके रिस्पेक्ट में बात करी है, होमो डाई एटॉमिक के रिस्पेक्ट में। मतलब अभी 1s और 1s की एनर्जी और सिमेट्री सेम होगी। तो हम जो मिक्स कराएंगे 1s को 1s से ही मिक्स कराएंगे, 2s को 2s से ही मिक्स कराएंगे। लेकिन क्या 1s हमेशा 1s से ही मिक्स होगा या 1s 2s से भी मिक्स हो सकता है, 2s से भी मिक्स हो सकता है। कब, जब दोनों एटम अलग अलग हो, वो डिपेंड करेगा एटम टू एटम, ठीक है। ये बात, ये लाइन इसलिए बता रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका आप डायग्राम लिखिए। एस का शेप कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल। अरे एक बात बताओ, एसएस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। एसएस ओवरलैपिंग से सिग्मा, एसएस से सिग्मा, एसएस से पीपी ओवरलैपिंग से सिग्मा भी बनता है और पाई भी बनता है।
अच्छा, पीपी ओवरलैपिंग से कब सिग्मा बनेगा, कब पाई बनेगा, वो तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे डिपेंड करेगा। अगर मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स माना तो पीएक्स बनाएंगे सिग्मा और बनाएंगे पाई। अगर मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई माना तो सिग्मा और पीएक्स और पीजेड बनाएगा पाई। और अगर मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पीजेड माना तो पीएक्स और पीवाई और पीजेड क्या बनाएगा, सिग्मा। तो वैसे तो कौन सिग्मा बनाएगा कौन पाई बनाएगा वो डिपेंड किस पे करता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर। लेकिन अगर कुछ ना दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट एनसीईआरटी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या रेफरेंस एक्सिस किसको लेके चलता है, जेड को। तो मैं यहां पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड को मानने वाला हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आइए 1s और 1s आ रहे हैं। मैंने क्या बोला, ये दो ही एटॉम, ये दो बार लिखा है हमने क्योंकि हमें दो अलग केसेस समझने इसलिए। दो एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s और 1s। अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा बीएमओ एक बनेगा एबीएमओ। बीएमओ कैसे बनेगा, कंस्ट्रक्टिव से। ये किससे बनेगा, डिस्ट्रक्टिव से। तो हम दोनों की केसेस अलग अलग करके स्टडी करें। अब 1s और 1s का अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वो समझ कैसे आएगा, देखिए ये प्लस, फिर से बोल रहा हूं, प्लस और माइनस क्या बताएगा, फेज। अभी देखो 1s और 1s क्या सेम फेज में है, तो जब सेम फेज में आएंगे तो बताइए दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हो जाएगी या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहां पर ये दोनों न्यूक्लियस के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ऐड होगी ना बेटा, तो ये दो न्यूक्लियस और बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी। और बताइए 1s 1s से बना 1s, एसएस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। और यहां पर एक और टर्म पूछी जाएगी, नोड जीरो है। दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या कोई ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, बेटा नहीं। नोड आप जानते हैं, द पोजीशन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो या नेग्लिजिबल। तो यहां कोई नोड नहीं। आइए अगले केस वन है, सपोज डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो बेटा अभी बताइए क्या ये सेम फेज में या ऑपोजिट फेज में, ऑपोजिट। अभी बताइए दोनों की इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाए, कैंसल मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न के बराबर, नेग्लिजिबल आ जाएगी। और वो डायग्राम ऐसा बनता है बेटा, देखिएगा ये डायग्राम ऐसा है, मतलब ये न्यूक्लियस से इधर इधर तो जो भी है वो सब एज इट इज है, लेकिन ये दोनों आपस में कैंसल हो गए, तो इनके बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेग्लिजिबल हो जा रही है। इसका मतलब यहां पर एक नोड आपको मिल जाएगा। 1s से बनेगा 1s, एसएस ओवरलैपिंग से बनेगा सिग्मा। पर बीएमओ और एबीएमओ एक जैसे ना दिखे, इसीलिए इसके साथ क्या लगा दिया जाएगा, स्टार। आगे बढ़ जाते हैं। जो 1s के लिए पढ़ा सेम 2s के लिए भी होने वाला, एक बार वैसा डायग्राम एक बार ऐसा डायग्राम। तो ये मैं बना दे रहा हूं, देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एडअप हो गई भरपूर, सिग्मा 2s, डेंसिटी कैंसल आउट हो गई और यहां पर आ गया नोड, ये आ गया सिग्मा स्टार 2s। नोड का वैल्यू यहां पर आ गया 1, यहां पर नोड का वैल्यू आ गया 0। अब आते हैं पीपी ओवरलैप। पी और पी जब बेटा मैंने आपको बोला इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां से सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है। हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी मान ली, जेड। जब ये जेड और जेड कंबाइन होंगे, देखो क्या दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो फेज आपको दिख रहा है सेम फेज है, ऑपोजिट फेज सेम, तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा। तो दोनों न्यूक्लियस के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऐड हो गई, भरपूर हो गई। और यहां पर वो साइड वाले जो लोग थे वो तो एज इट इज बना दिया। ये आया माइनस, ये आया माइनस, और बीच में जो डेंसिटी ऐड हो गई। जरूरी नहीं कि बीच में प्लस हो, हमेशा माइनस माइनस आए तो भी सेम फेज हो सकता है, तो डिपेंड करता है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। अभी देखिए पीजेड और पीजेड है तो इसका नाम भी 2pz है, लेकिन इस बार पीपी कौन सी एक्सिस पर आ रहे हैं, इंटर न्यूक्लियर। बताइए कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा, तो इसका नाम लिखेंगे सिग्मा 2pz। क्या दोनों न्यूक्लियस के बीच में कहीं पर नोड दिख रहा है क्या, नहीं। इसमें नोड का वैल्यू हो जाएगा 0। अगले वाले केस पे आइए, क्या दो के आसपास आपको सेम फेज दिख रहा है, ऑपोजिट दिख रहा है, ऑपोजिट, तो इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो बेटा ये बीच कम हो जाएंगे लगभग। तो ये जो बाहर वाला लोब है वो तो एज इट इज रहा, लेकिन जो पहला वाला लोब जो टकरा रहे ना वो खत्म हो गया, डायग्राम बन के आ जाएगा। और ये पीछे वाला माइनस, ये पीछे वाला प्लस, मतलब ये माइनस और ये प्लस दिखा, और ये प्लस और माइनस आपस में कैंसल हो जाते हैं लगभग, ये प्लस और ये माइनस, और ये क्या आ गया बेटा, दोनों के बीच में ना के बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये बन गया नोड, और ये बनेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, और यहां पर नोड का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब आगे बढ़ते हैं, अगले केस को देखिए। पी और पी ने 2pz कंबाइन हो गया, बचा कौन, 2px और 2py कंबाइन होगा, 2py से कंबाइन होगा, 2px 2py से कंबाइन नहीं हो सकता, क्यों, सिमेट्री सेम नहीं है। एन बॉन्ड फॉर्मेशन ओवरलैपिंग में बताया था आपको, है ना, वही वाली केस है।
तो आइए, अगर ये दोनों ऐसे आ रहे, सपोज ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड, तो बेटा इस एक्सिस पर इसका और इसका कोई डेंसिटी नहीं, तो ये तो नोड है ही पहले से, इस बॉन्ड की कोई डेंसिटी नहीं आ रही। पर एक बात बताइए, अभी ये दोनों सेम फेज में आ रहे हैं, ऑपोजिट फेज में आ रहे, सेम फेज, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो ये दोनों प्लस प्लस जुड़ के बड़े हो जाएंगे, फूल जाएंगे, और ये माइनस माइनस जुड़ के फूल जाएंगे। और ये जो डायग्राम बना बेटा, यहाँ पर जो अबव एंड बिलो द एक्सिस हुई है, इसलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। अगर पीएक्स पीएक्स मिलकर बना रहे तो पाई टू पीएक्स, और पीवाई पीवाई मिलकर बना रहे तो पाई टू पीवाई। और इन दोनों की एनर्जी सेम होगी। आप बनाते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये सीरीज लिखते तो आप ऐसा लिखते पाई टू पीएक्स इक्वल टू पाई टू पी होती। क्यों ये एनर्जी सेम, उसका कारण समझ गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप ऐसा पढ़ते हो कि ये जो पीएक्स है, ये पीवाई है, पीजेड है, ये तीनों पी ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं। और ये तीनों डीजनरेट कब है, जब एटम थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब मॉलिक्यूल बना तो कहानी बदल गई बेटा, इसने बना लिया सिग्मा बॉन्ड, और वो दो बनाएंगे पाई बॉन्ड। क्या सिग्मा और पाई की एनर्जी सेम होगी क्या, नहीं, इसकी एनर्जी अलग है, लेकिन इनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम। और इसीलिए पाई और पाई वाले होंगे, इनकी एनर्जी आपस में बराबर आएगी, और इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, डीजनरेट ऑर्बिटल। यहाँ ये, यहां पर भी इस एक्सिस पर तो इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो यहां तो नोड एक तो है पहले से। लेकिन अब सुने, जब ये टकराने आ रहे हैं, एक का प्लस आ रहा है, एक का माइनस आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड होगी या कैंसल हो जाएगी, कैंसल। तो दोनों को दिखाएंगे तो सही हम, लेकिन दोनों के बीच की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर। तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो एक ये और एक ये, कितने नोड दिख रहे हैं। यहां पर भी एंटी बॉन्डिंग बनेगा, पाई स्क्वायर टू पीएक्स, पाई स्क्वायर टू पीवाई, और ये दोनों भी आपस में क्या, तो पहले इतना जो है इतना नोट कर लें, इसका आगे का डिस्कशन फिर करेंगे। यहाँ पर हम सीरीज वीरीज देख रहे होंगे, जिस तरह के क्वेश्चन वगैरह फ्रेम होते हैं।